Hey guys, this is Simon and welcome back to my channel. So guys, जैसा कि आप लोगों ने भाई टाइटल और थंबनेल देखा है, आज हम करेंगे न्यू ड्यूक 390 का पब्लिक रिव्यू। अब भाई पब्लिक रिव्यू कैसे? यहाँ पर पब्लिक तो दिख नहीं रही भाई, आप लोग हो ना। आप लोग कौन हो? आप लोग भाई हो, आप लोग पब्लिक हो, आप लोग जनता हो, ठीक है। सब कुछ भाई आप ही हो और आप लोगों का ओपिनियन के हिसाब से चलाना भाई बहुत बड़ा एक बड़ा वाला टास्क हो जाता है। तो तुम्हारे भाई ने भाई एक ना बहुत अच्छी, मतलब ये सोचो कि मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, मतलब ऐसे सोच लो आप लोग कि आपके दिमाग में एक न्यू ड्यूक 390 को अफोर्ड करने के लिए भाई क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, ठीक है। सो भाई आप लोगों के दिमाग से मैंने कुछ न्यू ड्यूक 390 रिव्यू के लिए, पब्लिक रिव्यू के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं भाई, ये देखो। सो भाई इन क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है कि आप लोग जितनी हद तक सोच सकते हो ना, उतना मैंने खुद को वहाँ पर रखकर सोचा और आप लोगों के दिमाग से निकाल कर ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चन एक एक करके भाई मैं पढ़ूंगा और इन सब के क्वेश्चन के आप लोगों को जवाब दूंगा कि भाई न्यू ड्यूक 390 में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या इसे अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब XYZ इसकी सर्विस से लेकर हर चीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एक आम इंसान उठा सकता है कि हाँ भाई कैसे। देखो अब मेरा क्या है कि अब मैं एक ओनरशिप रिव्यू ये होता है कि भाई आप मेरे से पूछते, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करता, मैं सब बनाया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोग क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हो, समझ सकते हो, आपके क्वेश्चंस उठा के मैं उसे खुद भाई क्वेश्चंस पढ़ूँ और साथ ही साथ आप लोगों को रिप्लाई दूं कि भाई हाँ इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई है, इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूक 390 का एक्स शोरूम प्राइस। भाई देखो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है ना, वो है 3,10,520 रुपये, ठीक है। और ऑन रोड ये दिल्ली में पड़ती है, न्यू दिल्ली में ये पड़ती है 363 की, यानी 3,63,000 रुपये की, ठीक है। अब पैन इंडिया स्टेट्स पे वेरी करता है कि भाई कौन से स्टेट में कितना रोड टैक्स है, कितना नहीं है, ठीक है। सो एक्स शोरूम प्राइस पूरी पैन इंडिया सेम रहता है, बट स्टेट वाइज जो भाई रोड टैक्सेस हैं वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो किसी में बिल्कुल ही कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टेट पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सो भाई इसके फीचर्स और इसकी जो भी है स्पेसिफिकेशंस, उनके बारे में भाई मेरा क्या कहना है और आप लोगों का क्या कहना है बेसिकली। सो भाई देखो आप लोग भी जानते हो KTM ड्यूक 390 बेसिकली 390 KTM का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है भाई। KTM ना सबसे ज़्यादा इस पर काम करता है, इस बाइक पर, क्योंकि पता है ये बाइक इनकी एक उन्होंने USP बना ली है, यूनिक सेल पॉइंट बना लिया कि भाई इस बाइक को मैं ऐसा करना है कि भाई KTM को यहीं रखे, वो हमेशा यहीं रखे, ठीक है। तो उस हिसाब से बाइक डिज़ाइन की गई है, उस हिसाब से ये बाइक बनाई जाती है। और आप लोग ये भी जानते हो कि 400 सीसी कैटेगरी में मुझे नहीं लगता भाई, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई और बाइक भी है भाई। 400 सीसी कैटेगरी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, इतनी एग्रेसिव बाइक मिल जाती है, ठीक है। किलर लुक्स मिल जाते हैं भाई, और अग्रेशन तो आप लोग जानते हो, लाइट वेट इतनी, मोड्स इतने, ठीक है, ब्रेकिंग दुनिया भर की, मोड्स दुनिया भर के, LED कंप्लीट सेटअप, अग्रेसिव लुक और वन लाइनर है मतलब ये। थर्ड क्वेश्चन इज राइडिंग पोस्चर, ट्रिप, कंफर्टेबल एंड ETC। सो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके राइडिंग पोस्चर की, और बाइक कंफर्टेबल है या नहीं है, और क्या हम इस पर ट्रिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस देखो मैं बताता हूँ, ये बाइक ना भाई जब से आई थी ना, फर्स्ट जनरेशन जब आई थी ड्यूक 390, सेकंड आई, फिर उसका थर्ड आई, जो ये थर्ड है, और उसमें कलर वलर चेंजेस आए थे, तो बीच में जो नया वेरिएंट आया था। सो भाई इस बाइक की ना जो कंफर्टनेस है वो ना टाइम टू टाइम अच्छी ही होती गई है। देखो मैं, आप लोगों को लगेगा कि भाई आप तो शुरू से ही ड्यूक ऑनर हो, आप लोग इस वजह से आप ड्यूक की इतनी बड़पाई करते हो, ये वो। भाई मेरे पे फर्स्ट जनरेशन ड्यूक 390 भी थी, मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलता हूँ, सेकंड भी थी, और लकीली भाई आप लोगों की दुआ से मेरे पास थर्ड जनरेशन भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ड्यूक में वही कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत होती है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग भी जानते हो भाई ये सब, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंफर्टनेस अब है ना, जो भाई जब से इसके शॉकर, अपने क्या कहते हैं, फ्रंट फोक्स और अपने मोनोशोक, जो दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो भाई इसमें कंफर्टनेस आई है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली गई है।
सच बता रहा हूँ भाई आप लोगों को, कभी जिस भाई के पास है वो भाई सीधा समझ जाएगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। और जिन भाइयों के पास नहीं है, और कभी आप लोगों को भाई मौका लगे कि हाँ भाई इसकी हमें कंफर्टनेस चेक करनी है कि बाइक कितनी कंफर्टेबल है या नहीं है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना भाई। अगर लकीली भाई मैं भी आप लोगों से कभी मिलता हूँ तो मैं खुद आपको राइडिंग करवाऊँगा, आप लोगों को बाइक दूंगा कि भाई चलाओ, इसकी कंफर्टनेस चेक करो कि बाइक कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है, ताकि आपको भाई इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली सस्पेंशन सेट करने के भी। अपार्ट फ्रॉम दिस भी ये भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइडिंग पोस्चर में ले लो, चाहे आप इस पे बैठ के चलाओ आराम से इजी, भाई बहुत ज़्यादा बाइक कंफर्टेबल है। सीधा सिंपल स्पष्ट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ। अब ये बात आ जाती है कि भाई क्या हम इस बाइक पे भाई टूरिंग भी कर सकते हैं? भाई ऐसे कर सकते हो, आंख बंद करके भाई टूरिंग कर सकते हो आप लोग, आंख बंद करके। सोलो बंदा हो चाहे विद पिलियन हो, ठीक है, कोई इसमें बॉडी वेट नहीं आता अपने राइडर को। पिलियन इस पे आराम से भाई कंफर्टेबल बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर सोलो राइड करनी है भाई, अपना एक टैंक बैग लगाओ, एक अपना सैडल लगाओ और भगवान के आगे हाथ जोड़ो और लेके नाम निकल जाओ। आप लोग सब जानते हो भाई ये जो बाइक है ना, स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी की बाइक है, बट ये स्पोर्ट्स कम टूरर भी है भाई, समझ रहे हो? तो ये मल्टी टैलेंटेड बाइक है, मल्टी मेगा, समझ रहे हो ना? ये मल्टी टैलेंटेड बाइक है भाई हर वे से। फोर्थ क्वेश्चन इज एवरेज फ्यूल एंड टैंक कैपेसिटी। सो भाई देखो, ये सबसे बड़ा ना एक मेरे हिसाब से 400 सीसी की बाइक के लिए सॉरी सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, कि 400 सीसी की बाइक से हम एवरेज क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ही हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी ऐसी बाइक से। सबसे ज़्यादा बंदे यही सोचते हैं कि भाई चलो हमने कल को बाइक ले भी ली, कोई दिक्कत नहीं है, ले ली जैसे कैसे भी ले ली, बट फिर उसे भाई सब कुछ समझना भी होता है, देखना भी होता है, चलानी भी है, हज़ार चीज़ें करनी है। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं आपको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा भाई, और इससे एवरेज ना कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। आप लोग टेस्ट कर लेना जैसे आप लोगों को टेस्ट करनी हो भाई। 399 सीसी की जो ये ड्यूक है ना, जिसमें 46 bhp और 39 Nm आता है, और फुल एग्रेसिव जो है बाइक है, ये आप जैसे मर्जी आप चलाओ, जैसे आप चलाना चाहते हो ना, मतलब जैसे आपका मन करे, 20 तो आपकी देगी ही देगी ये बाइक भाई। 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज ये देगी ही देगी आपको, मतलब 20 से 25 का रेशो आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आप फुल थ्रॉटल चेक करो, फुल अग्रेसिव चलाओ, फुल रैश ड्राइविंग करो, ठीक है भाई। मैं कभी नहीं बोलता कि ये सब करो, बट मैं आपको एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आपको जैसे बाइक चलानी है ना भाई, आप वैसे बाइक चलाओ। ये 20 से 25 के बीच में आपको हमेशा ही देगी भाई, हमेशा देगी मतलब। और अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिप की, और भाई हम एवरेज निकालने की, अब ट्रिप पे आप लोगों को क्या पता 90-100 क्रूज़ कर रहा है, 110 क्रूज़ कर रहा है, लंबे हाईवेज पे क्या दे रही है, ठीक है। तो भाई ये आपको 25 प्लस, देखो जैसे सिटीज़ है, एग्रेसिव राइड करनी है, मैं आपको सीधा शब्दों में बताऊं तो 20 से 25 की एवरेज मिलेगी। और आप ट्रिप कर रहे हो और हाईवेज एंड ऑल पे जा रहे हो तो 25 से 30 की एवरेज मिलेगी आपको। फिफ्थ क्वेश्चन इज सर्विस कॉस्ट, ठीक है। सो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि 390 और KTM बाइक्स का क्या हिसाब है भाई। पर्टिकुलर दो चीज़ें होती हैं, एक तो किलोमीटर होता है और एक होती है टाइमिंग। या तो भाई टाइमिंग आपकी होती है 6 से 7 महीने, 8 महीने, ठीक है, या फिर 6000 या 7000 किलोमीटर नई बाइक के लिए। और अगर मेरे से आप पुरानी बाइक के पूछोगे तो साल में 2 बार सर्विस कराओ। अगर किलोमीटर हिट नहीं कर पाते 6000 7000 तो 6 महीने होते ही आप लोग सर्विस कराओ। और अगर किलोमीटर हिट कर पाते हो 6000 7000 तो फिर मतलब मोटा मोटा साल में 2 बार इसकी सर्विस होती है। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की भाई। देखो भाई बेसिक सर्विस में क्या आता है, बेसिक सर्विस में भाई अपना इंजन ऑयल आता है, ठीक है, एयर फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर आता है, पेट्रोल फिल्टर आता है, और अपना कूलेंट टॉप अप होता है, ठीक है। और भाई अगर हम 10,000 प्लस चल गए हैं, 14,000 15,000 चल गए हैं, तो भाई अपना स्पार्क प्लग होता है, एक इसका स्पार्क प्लग चेंज होता है। मैं कंसीडर आप लोगों को यही करता हूँ कि जो बेसिक सर्विस होती है ना, जिसमें अपना इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, ये सब आप हमें हमेशा चेंज कराओ। एयर फिल्टर हो सकता है कि आपका एक सर्विस के लिए स्किप हो जाए, बट आप करवाओ ये सब हमेशा चेंज, जिससे आपकी बाइक है ना एक प्रॉपर एज बढ़ जाती है बाइक की भाई। ये सब चीज़ें करने से ना एज बढ़ जाती है। अब इससे ना कॉस्ट पे आते हैं हम कि भाई होता क्या है। देखो अगर आप कॉस्ट की बात करोगे ना भाई, तो कॉस्ट तो इसकी मतलब एक नॉर्मल ही है। अगर आप बात करो एयर फिल्टर की, 100 रुपये का एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर 200 रुपये का, ठीक है, ऑयल फिल्टर 100 रुपये का, स्पार्क प्लग 200 रुपये का,
कूलेंट टॉप अप 100 रुपये का होता है इसका, कभी कभी वो नहीं भी लेते। इंजन ऑयल 1600-1700 रुपये का आता है, क्योंकि इसमें 1600, 1500-1700 ml डलता है, सबको पता है। सो भाई इनकी अगर आप ओवरऑल कॉस्ट पूछोगे ना, तो जो ये सामान है, सामान की तो कॉस्ट आपको 2000-2200 रुपये ही पड़ती है, बट जब लेबर जो लगती है ना भाई, उससे थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। आप लोग समझ रहे हो। सो भाई 1000-1100 रुपये इसकी लेबर लगती है। तो अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस करोगे, पेड सर्विस का मैं बता रहा हूँ भाई, फ्री सर्विस आप लोग भी जानते हो कि सिर्फ हमें क्या करना होता है भाई, कि लेबर चार्ज नहीं देने होते, वो भी 3 सर्विस अगर नई बाइक है, वरना हमें हर किसी पे लेबर चार्ज देने हैं। तो भाई ओवरऑल अगर आप बात करोगे स्पेयर पार्ट्स की चेंज होने की या इसके सर्विस की, तो 3000 से 3500 के बीच में आपकी हर सर्विस पे बिल आएगा ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो 1 किलोमीटर के बाद जो इसके टायर चेंज होने होते हैं, इसका चेन स्पॉकेट होता है, इसकी क्लच प्लेट होती है, ठीक है, इसके ब्रेक शूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं सिर्फ इस टाइम बेसिक सर्विस की बात कर रहा हूँ भाई आप लोगों से। जो बेसिक सर्विस की जो कॉस्ट आती है बेसिकली, वो आपकी आएगी इसकी 3000 से 3500 के बीच में भाई। 6th क्वेश्चन इज स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट। अब मैं कौन से स्पेयर पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मैं कौन से स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ भाई। सो भाई मैं बेसिकली कर रहा हूँ इसके चेन पॉकेट की बात, इसके ब्रेक शू की बात, ठीक है भाई, इसकी क्लच प्लेट की बात, जो हमें एक पर्टिकुलर किलोमीटर तक चेंज करवाने पड़ते हैं, आप लोग भी जानते हो, और इसके टायर कॉस्ट की बात। सो भाई आप लोग भी जानते हो कि टायर हद मार के इसके 10,000, अगर देखो नॉर्मल राइड कर रहा है तो 10,000 तो चल जाती है यार, इतना मतलब वो नहीं आ रहा, 10,000 प्लस इसके टायर चल जाते हैं, इतनी क्लच प्लेट चल जाती है इसकी, ठीक है। ब्रेक शू वगैरह भी मतलब ठीक ठाक चल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो इनकी अब कॉस्ट की बात करते हैं, क्या आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। देखो भाई आप ना आराम से अफोर्ड कर सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि आज के टाइम में ना भाई 2-3 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग भी ये जानते हो, जो भाई अर्निंग कर रहा है ना उसके लिए 2-3 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, और जो नहीं कर रहा उसके लिए भाई बहुत कुछ है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट भाई दोनों के लिए उतनी ही है। बट इसके जो इन सब चीज़ पार्ट्स की पर्टिकुलर कॉस्ट है ना, इसके ब्रेक शू हो गए, क्लच प्लेट, इनकी 3-3.5, 2-2.5 ये वाला फिगर चलता है सबका। ओवरऑल मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अगर ऐसे बताने बैठूंगा तो भाई यही क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आप लोग ये चीज़ समझो, जो इसके एक पर्टिकुलर किलोमीटर के बाद जो ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, टायर ये सब एंड ऑल, तो इनकी टायर की तो देखो मैं नहीं बताऊंगा। टायर आपको पता ही है 10,000 के आसपास का पेयर आता ही है इसका, ठीक है। और इसमें अभी M5 डले हुए मेटजेलर, और इसके बाद जो मैं कंसीडर करता हूँ भाई, या तो अपोलो अल्फा H1 या फिर सेम इसी टायर पर जाओ जो फिर इसके लगे हुए आते हैं। सो बेसिकली कॉस्ट जो है भाई वो आपकी 2-2.5-3 की फिगर रहेगी इसके स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट की, वो भी एक पर्टिकुलर किलोमीटर आप हिट कर लोगे तब आपको नीड पड़ती है कि हाँ भाई अब इसकी चेंज कराने की बारी आ गई है। 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। क्या भाई मिडिल क्लास बॉय इस बाइक को अफोर्ड कर सकता है? भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो मुझे लगता है भाई आराम से कर सकता है। दोबारा वही बात आ जाती है कि अगर आप लोग फाइनेंशियली प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो ना भाई, तो आप आराम से इसे इजीली हैंडल कर सकते हो। आज के टाइम में आपको पता है लोन इजीली मिल जाता है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा भी महंगी नहीं है बाइक। ऑल दो महंगी है, 4 लाख रुपए कम नहीं होते, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, और बाइकों से इसको देखोगे, सुपर बाइक्स कितनी महंगी आती हैं, ठीक है। सो भाई मिडिल क्लास बॉय ना इसको मेरे हिसाब से भाई अफोर्ड भी कर सकता है, ठीक है, और इसको आराम से मेंटेन भी कर सकता है। तो उसके लिए बस आपको थोड़ा सा ना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, फाइनेंशियली थोड़े आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा, फाइनेंशियली थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, महीने में मेरी इतनी सैलरी है, या फिर मेरा इतना बिजनेस है, मेरा वहाँ से इतना पैसा आ रहा है, इसकी इतनी EMI है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे ये सब चीज़ें इसकी डलवानी है, नहीं डलवानी, पेट्रोल डलवाना है, नहीं डलवाना। अगर आप लोग फाइनेंशियली कैलकुलेटिव हो तो भाई मैं कहूँगा येस फॉर श्योर यू कैन डू इट। आप लोग इसे खरीद सकते हो, आप लोग इसके मज़े ले सकते हो, ठीक है, बट आपको सोचना पड़ेगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बिना सोचे समझे भाई इस कुएं में मत कूदना, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मिडिल क्लास बॉय क्या, थोड़ा मिडिल क्लास से जाओगे ना, लोअर क्लास बॉय भी, तो ये क्लास यार इंसानों की वजह से बनी है। आप लोगों को पता है मिडिल क्लास, अपर क्लास, हाई, कुछ नहीं होता भाई।
ये सब बकवास है, मैं इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता। और आप लोगों से भी बोलूँगा भाई, ये ट्रस्ट वस्ट मत करो। बस एक बना हुआ है स्लैंग तो भाई बोलते हैं हम लोग, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई आराम से अफोर्ड कर सकते हो। दोबारा मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग फाइनेंशियली कैलकुलेटिव हो, सो यू कैन। 8th क्वेश्चन इज़ ड्यूरेबिलिटी, मतलब बाइक की ड्यूरेबिलिटी कैसी है। अब भाई मैं देखो ड्यूरेबिलिटी का ना आपको सच्चाई बताता हूँ कि क्या है। भाई आज के टाइम में कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटर, कोई भी बाइक, ठीक है, कोई भी कुछ भी ले लो, ड्यूरेबिलिटी मैं मानता हूँ ये, ठीक है, ये इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको करना क्या है इसका, कि बस अपना इंश्योरेंस मेंटेन रखना है भाई। मेरे हिसाब से बाइक की जो ड्यूरेबिलिटी है ना, जो पहले आती थी, अब वो चीज़ें नहीं है भाई। आप लोग भी समझदार हो, आप लोग भी ये सब चीज़ें जानते हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है भाई बाइक के अकॉर्डिंग। सबकी ना अलग अलग बाइक की अलग अलग कैटेगरी की ड्यूरेबिलिटी होती है भाई। स्कूटर की अपने अकॉर्डिंग होगी, स्कूटी की अपने अकॉर्डिंग होगी, अपर बाइक की अपने अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, और बाइकों की, बुलेट की अपने अकॉर्डिंग होगी, और एडवेंचर बाइक्स की अपने अकॉर्डिंग होगी। सबकी अपने अपने अकॉर्डिंग बाइक के फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने जाओगे ना इनका किसी से भी उठा के, तो सब किसी का प्लस आएगा, किसी का माइनस आएगा। तो हम रखेंगे इसको बीच में, मतलब ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, एवरेज है ड्यूरेबिलिटी। तो आपको पता है कहीं पे भाई अपना लोहा यूज़ हो रहा है, कहीं एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है, कहीं प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, कहीं मेटल यूज़ हो रहा है। तो ये 5-6 चीज़ों से मिलके बाइक बनती है भाई। ड्यूरेबिलिटी को हम रखेंगे एवरेज पे भाई। 9th क्वेश्चन इज पिलियन राइडर सीट। क्या भाई पिलियन राइडर सीट कंफर्टेबल है, नहीं है, लॉन्ग राइड के लिए, शॉर्ट राइड के लिए, सब चीज़ के लिए। देखो भाई अगर मेरे से आप लोग पूछोगे ना, तो आरसी तो ये है, सब जानते हो आरसी को, क्रॉस। बट जो ड्यूक है ना भाई, ड्यूक पे पिलियन राइडर मेरे हिसाब से आराम से बैठ सकता है, जिसका ओवर वेट नहीं है, जिसका वेट थोड़ा है ना अपने, मतलब एवरेज, जो एवरेज वेट वाले हैं वो इस पर आराम से भाई बैठ सकते हैं। लॉन्ग राइड के लिए भी, शॉर्ट राइड तो मैं इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे कि शॉर्ट राइड कितनी किलोमीटर की होगी भाई। एज अ लॉन्ग राइड अगर आप देखो, पिलियन राइडर को आप ट्रिप पे ले जाना चाहते हो, इसकी जो राइडर है और को राइडर सीट है वो दोनों ही कंफर्टेबल हो गई है काफ़ी से, पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब सॉफ्टनेस आ गई है, आगे भाई इसमें अंदर बढ़िया मतलब यूज़ किया है, जो उन्हें यूज़ करना था, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अगर मेरा आप पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे और आप लोगों के क्वेश्चन से अगर मैं बताऊं, पिलियन राइडर इसमें एज अ कंसीडर मैं येस कहूँगा कि हाँ भाई इसमें बैठ सकते हैं भाई। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भाई। 10th क्वेश्चन इज एंड फाइनल क्वेश्चन इज, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या है भाई इस बाइक को लेके। अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई। देखो मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ, मुझे एरोडायनेमिक बाइक अच्छी लगती हैं भाई, बट नेकेड लवर ना मैं भाई स्टार्टिंग से ही हूँ। मुझे नेकेड लवर बाइक ना भाई, मतलब खासकर ऐसी बाइक है ना भाई, ऐसी बाइक मुझे ना स्टार्टिंग से ही भाई बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, मतलब। और आई एम ब्लेस्ड कि भाई मैं स्टार्टिंग से सब चीज़ें मतलब ले पाया, कर पाया आप लोगों के प्यार मोहब्बत से, दुआ से। तो अगर आप जितने भी ये 9 क्वेश्चन थे ना भाई, अगर आप मेरा ओवरऑल इन सब पे एक्सपीरियंस पूछोगे, भाई मैं हमेशा इसको ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि मुझे ना भाई इस बाइक में ना बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता है कि कभी कभार मुझे कमी पेशी होती है भाई। मतलब आप मेरी अंदर की बात जानोगे, मुझे नहीं लगता भाई, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ वो बात, और हर व्लॉग में मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी बाइक 400 सीसी कैटेगरी में वन लाइनर भाई, वन लाइनर मतलब आप लोग समझ जाओ कि नहीं है भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। 99.9% ये बाइक परफेक्ट भाई, परफेक्ट समझ रहे हो। 1-आधा% कमी पेशी हर चीज़ में होती है भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरा पता नहीं क्यों, या आप मेरा लक कह लो, कुछ भी कह लो, मेरा ड्यूक के साथ भाई हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब ये आई कैचे बाइक है यार, आप लोग कहीं भी लेके निकल जाओ भाई, बहुत जल्द बहुत तगड़ी वाली रिएक्शन वीडियो आने वाली है, कहीं भी लेके निकल जाओ, बंदे वो चीज़ देखते हैं ना, बस वही पैसा वसूल होता है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं, बस एक अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है भाई, ठीक है, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है। भाई ये तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ। हालांकि इसे लिए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने ही हुए हैं, और मैंने 1000 किलोमीटर भी नहीं चलाई है अब तक,
लेकिन मैं इसे इतना समझ चुका हूँ कि मैं इसका सही गलत भाई जान सकूँ और आप लोगों को इसका सही गलत बता सकूँ। सो भाई देखो, ये था हमारा ओवरऑल एक आप लोगों के लिए एक पब्लिक रिव्यू के भाई आप लोगों के मन में दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल सकते हैं और क्या क्या उठ सकते हैं। और आई होप भाई मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के एकदम अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। और इफ़ बाय चांस मैं किसी क्वेश्चन का जवाब ना दे पाया हूँ तो भाई आप लोग जानते हो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है भाई। कमेंट में मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा उस क्वेश्चन का जवाब जो मैं इस वीडियो में अपने अकॉर्डिंग नहीं ले पाया आप लोगों के लिए। सो गाइस इसी नोट के साथ करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड